हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का अभी जो बैच चल रहा है, जो बीपीएससी टीचर का है, ज्योग्राफी का डिस्कशन होने वाला है, उसमें स्वागत है। तो ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट जो होता है, उसमें ज्योग्राफी से जो 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये उसका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर देंगे क्या होगा। चलिए, क्या है, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं, ये बताना है। हमारी बिहार की जो जलवायु है उसमें कितने मौसम प्रचलित हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। कितने मौसम प्रचलित हैं, ये आपको बताना है। अच्छा, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और कितने प्रकार का मौसम आपका प्रचलित है? कितने प्रकार का मौसम प्रचलित है? तो वो है आपका 4 प्रकार का। ठीक है, कितने प्रकार का? 4 प्रकार का आपका मौसम प्रचलित है। ठीक है, तो यहाँ बिहार की जलवायु के बारे में बात की जा रही है। कितने मौसम यहाँ प्रचलित हैं, ये बताना है। तो शीत, ग्रीष्म, वर्षा पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा है शीत एवं ग्रीष्म। तीसरा है ग्रीष्म एवं वर्षा, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। शीत, ग्रीष्म और वर्षा, यानी 71 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72। भारत राज्य वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार की बात की जा रही है, सबसे कम वन सघन भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज की बात की जा रही है। परसेंटेज में कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, परसेंटेज में कौन सा हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है, कहां हो जाएगा? बिहार का सबसे कम वन सघन, यानी परसेंटेज के हिसाब से जिला का नाम पूछा जा रहा है। शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, या एक से अधिक। ठीक है, अगर हम पूरे भारत में बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? भारत की अगर हम बात करें, भारत में मैक्सिमम वन कहां पे? तो ये आपका होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में मध्य प्रदेश में। और मिनिमम यानी सबसे कम कहां पे आपका? हरियाणा में। सबसे कम कहां? हरियाणा में। ठीक है, और मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें, यानी प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहां पे? तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहां पे? सबसे ज्यादा कहां पे? प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा आपका मिजोरम में। कहां पे? मिजोरम में। ठीक है, और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम कहां? सबसे कम कहां? तो वो आपका हरियाणा। ठीक है, सबसे कम कहां पे आपका? हरियाणा में। सबसे कम कहां? हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? बिहार में सबसे कम कहां पे? शेखपुरा में। कहां? शेखपुरा में आपका होगा। तो 72 का क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। 72 का 72 का ए सही आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलिए, 72 का क्या हो गया आपका? ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। बिहार में वर्ष 2021-22 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ था, ये बताना है। ठीक है, कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना किया गया था बिहार में, वो आपको बताना है 21-22 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है
आपका 15,716, 18,733, ठीक है, और सब हजार टन में दिया हुआ है, 18,486 हजार टन, एक से ज्यादा या इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर आपको बताना है। चलिए, तो 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार 18,486 हजार टन आपका ये हो जाएगा उत्पादन, ठीक है। तो 73 का क्या हो गया, सी सही आंसर हो गया, 73 का सी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, ऑप्शन देखेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे और बताएंगे चंद्र ग्रहण कब लगता है, ठीक है। उसके साथ ही एक आपका क्या होता है, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दो घटनाएं होती है हमारी, ठीक है, सूर्य ग्रहण, ये दो घटना होती है। एक आपका पूर्णिमा के दिन और दूसरा आपका अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण हमारा किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण किस दिन होगा, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण जो है वो किस दिन, अमावस्या के दिन, ठीक है, किस दिन, अमावस्या के दिन ये आपका होता है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, चंद्र ग्रहण का रीजन क्या है, तो चंद्र ग्रहण का आपका रीजन क्या है ये आपको बताना है। जब हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आपकी हमारी कौन सी आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो फिर क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्यों, क्योंकि ये जो सूरज का रोशनी है, सूरज की जो ये रोशनी है, ये चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है या फिर उसके किसी भाग में पहुंचती है, ठीक है। देखिए, होता ये है कि यहाँ पे आपका ये सूरज, ठीक है, और यहाँ पे आपका चंद्रमा, इसके बीच में आ गई कौन, पृथ्वी आ गई। तो ये जो है चंद्रमा के कुछ भाग को मतलब उसके कुछ भाग को ढक लेती है, कवर कर लेती है, जिससे इसका कुछ भाग अंधेरा हो जाता है और कुछ हिस्सा नहीं दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा दिखता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो फिर क्या होता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और यही अगर सूर्य, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, ठीक है, चंद्रमा आएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, चलिए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के बीच कौन आएगा, चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है, चंद्रमा आ जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में सूर्य अपनी ही जगह पे है, बस चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आएगा और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, किस नदी को चीन का दुख या शोक कहते हैं, दुख या शोक कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। यांग, त से, हांगो या सालविन, एक से अधिक या कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, बिहार के शोक की बात करें, बिहार के शोक की बात करें तो क्या होगा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, बिहार का शोक कोशी को कहा जाता है, ठीक है, कोशी को कहा जाता है बिहार का शोक, ठीक है। उसके साथ अगर हम पश्चिम बंगाल के शोक की बात करें तो पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। बंगाल के शोक की बात करें तो वहां पे किसे कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, कौन सा, दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, चीन का शोक किसको कहते हैं, हांगो नदी को कहा जाता है, किसको, हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। 75 का क्या हो गया, बी सही आंसर हो गया, 75 का बी आपका सही आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76, संगमरमर क्या है, संगमरमर क्या है ये बताना है, ठीक है। पुंडावीकृत चूना पत्थर है, एक आग्नेय है, बलुआ पत्थर है, क्या है ये आपको बताना है। तो हमारा जो संगमरमर है ये रूपांतरित चट्टान से बनता है, ठीक है, रूपांतरित चट्टान से बनता है, किससे, रूपांतरित चट्टान से
रूपांतरित चट्टान से इसका निर्माण होता है, रूपांतरित चट्टान से इसका निर्माण होता है। और ये चूना पत्थर, पुनरावृत्त चूना पत्थर जो होता है उसके थ्रू संगमरमर बनता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो गया आपका 76 का ए सही आंसर हो गया, पुनरावृत्त चूना पत्थर संगमरमर, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है, किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग कौन कौन शामिल था, ये आपको बताना है, ठीक है। ये कहानी आपकी कहां से स्टार्ट होती है, ये कहानी आपकी स्टार्ट होती है पेंजिया से, ठीक है, कहां से, पेंजिया से स्टार्ट होती है। पेंजिया जो है वो पहले आपका 7 महासागर में टूटता है, ठीक है, 7 महाद्वीप में पेंजिया से स्टार्ट होती है। एक विशाल चट्टान था, ठीक है, विशाल चट्टान के रूप में था जो आपका 7 अलग अलग महाद्वीप में टूटता है, 7 महाद्वीप में ये टूट जाता है, ठीक है, 7 महाद्वीप में ये टूटता है। और फिर ये 7 महाद्वीप जो है अलग अलग हो जाते हैं और इसी के बीच में आपका एक तैथिस सागर रहता है, ठीक है, इसी के बीच में एक तैथिस सागर आपका रहता है, ठीक है, तैथिस सागर, इसको याद रखेंगे, कौन सा, तैथिस सागर रहता है, ठीक है, तैथिस सागर, कौन सा, तैथिस सागर होता है। और ये तैथिस सागर जो है आपका ये 2 हिस्सों में बंटता है, एक आपका उत्तरी और दूसरा दक्षिणी, ठीक है, एक आपका अंगारा लैंड में, दूसरा आपका गोंडवाना लैंड में, ठीक है, ये तैथिस सागर आपका एक अंगारा लैंड और दूसरा आपका गोंडवाना लैंड में टूटता है, ठीक है। कौन कौन, उत्तरी हिस्सा आपका, उत्तरी हिस्सा कौन सा, अंगारा लैंड, उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड, और दक्षिणी हिस्सा आपका गोंडवाना लैंड, दक्षिणी हिस्सा किसमें, गोंडवाना लैंड, दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड, इसी का हिस्सा है हमारा भारत का, दक्षिणी हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। और हमारे भारत जो है उसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कौन बांटता है, तो वो आपका वहां विंध्याचल पठार जो है वो आपका उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटता है, ठीक है। और यहाँ पे जो दक्षिणी हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब ये जो गोंडवाना लैंड है ये आपका दक्षिण अमेरिका वाला भी हिस्सा गोंडवाना लैंड का ही भाग है, अफ्रीका गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का ही भाग है, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड ये भी आपका कौन सा है, ये भी आपका गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ठीक है। उसके बाद आपका अंटार्कटिका वो भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ठीक है, अंटार्कटिका वो भी आपका गोंडवाना लैंड का ही भाग है। चलिए, तो ये सब आपका किसका है, ये सब का सब आपका, ये सब का सब किसका, ये सब का सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। और एशिया का भी जो दक्षिणी हिस्सा है ना, एशिया का दक्षिणी हिस्सा ये भी आपका कौन सा, गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया का दक्षिणी हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, अंटार्कटिका ये सब आपका क्या है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, 77 का डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 77 का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, सियाल, सीमा और निफे परतों की पहचान एवं परिकल्पना किसने की है, ये आपको बताना है, ठीक है, किसके द्वारा सियाल, सीमा और निफे की परिकल्पना की गई है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे, सियाल, सीमे और निफा, और ये है क्या, ये आपका है क्या, ठीक है, ये आपका है क्या। पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है, हमारी पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है उसको सियाल बोलते हैं, ठीक है, सियाल किसको बोलते हैं, पृथ्वी की जो बाहरी परत है, पृथ्वी की बाहरी परत को सियाल कहा जाता है, बाहरी परत को
सियाल कहा जाता है, ठीक है। सीमा, सीमा जो है ये आपका मध्य का जो परत होता है ना, हमारी पृथ्वी का जो बीच वाला हिस्सा होता है, हमारी पृथ्वी का जो आपका बीच वाला हिस्सा होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है सीमा, ठीक है। यानी मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सीमा। और नीफे किसको कहते हैं? नीफे किसको कहते हैं? नीफे यानी क्रोड, ठीक है। नीफे या क्रोड आपका कह सकते हैं, नीफे या फिर क्रोड कह सकते हैं। तो ये जो आंतरिक हिस्सा होता है, आंतरिक हिस्सा होता है, उसको कहा जाता है नीफे। क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है। तो ये 3 भाग में बांटने का काम, इसकी पहचान और परिकल्पना किसके द्वारा की गई है? तो ये किया गया है स्वेस के द्वारा। किसके द्वारा? स्वेस के द्वारा ये किया गया है। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 78 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वेस ने सियाल, सीमा और नीफे की पहचान की है, उसे 3 हिस्सों में बांटा है, बताया है कि आंतरिक जो हिस्सा है हमारा पृथ्वी का, जो आंतरिक हिस्सा है वो नीफे कहलाएगा, बीच वाला हिस्सा सीमा कहलाएगा और पृथ्वी की बाहरी परत सियाल कहलाएगा, ठीक है। ये आपका किस किस परत में किस किस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है उस हिसाब से नाम रखा गया है। जैसे नीफे, सीमा, ठीक है। जैसे सीमा लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी में किसकी किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है वो हो गया। नीफे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका यही बताता है किसकी किसकी हिस्सा ज्यादा पाई जाती है और 3 हिस्से में इसको बांटकर बताया गया है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 78 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपको बताना है, ठीक है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जा रही है। अगर हम पहली ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। दूसरी कौन सी है? तो सेकेंड है आपका K2। कौन सा है? K2, ठीक है। जिसे हम भारत की भी सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं जब हम पीओके वाले हिस्से को शामिल करते हैं तब, ठीक है। भारत की भी सबसे ऊंची चोटी इसे बोल सकते हैं जब पीओके वाले हिस्से को शामिल करते हैं तब। वैसे अगर उसे हम छोड़ दें, उसे छोड़ दें तो फिर कंचनजंगा, कौन सा? कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा ये क्या हो जाएगा? ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। भारत में स्थित, भारत में, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई और कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी हो गई, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी आपकी हो गई। कौन सी सबसे ऊंची चोटी? कंचनजंगा। कहाँ पे है? तो कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, ठीक है। अनाई की बात करें तो अनाई कहाँ है आपका? अन्नामलाई पहाड़ी पर। अनाई कहाँ है? अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाई स्थित है, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाई स्थित है। दोदा बेटा की बात करें तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, ठीक है। दोदा बेटा, दोदा बेटा की बात करें तो ये किसका? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूसरी पूछा जा रहा है तो दूसरी कौन सी है? दूसरी है K2। कौन सी है? K2 दूसरी है। तो क्या हो गया? सी सही आंसर हो गया। K2 सी सही आंसर इसका हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये आपको बताना है। समुद्री जल जिसमें सर्वाधिक खारापन होता है उसमें कौन सा यौगिक आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये सबको पता भी होगा। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा, ठीक है। समुद्री जल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? चलिए सबसे ज्यादा NaCl, सबसे ज्यादा NaCl पाया जाता है। उसके बाद आपका क्या पाया जाता है? MgCl, ठीक है। उसके बाद आपका MgCl पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई
जाती है, MgCl। कितना परसेंट सोडियम क्लोराइड पाया जाता है आपका, कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये लगभग 77.8% यानी लगभग 78% पाया जाता है, ठीक है, 77.8% यानी 78 आप बोल सकते हैं इतना पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन सा है, MgCl दूसरे स्थान पे है, ठीक है, दूसरे स्थान पे MgCl है और तीसरे स्थान पे MgSO4 है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, 77.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है, ये बताना है। चीन की खाई, मेरियाना ट्रेंच की खाई, अरब की खाई, एक से अधिक या कोई नहीं। मेरियाना ट्रेंच की बात करें तो ये कहाँ है, मेरियाना ट्रेंच कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे है आपका, प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 81 का आंसर क्या हो जाएगा, 81 का आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई की बात करें तो क्या होगा, सुंडागर्त। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, सुंडागर्त, ठीक है, सुंडागर्त। ये कहाँ है, तो ये आपका जावा में है। कहाँ है सुंडागर्त, जावा में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे, जावा में स्थित है। उसके साथ अगर अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी पॉइंट की बात करें तो वो क्या है, प्यूरोटिको। अटलांटिक की बात करें तो यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे है आपका प्यूरोटिको, प्यूरोटिको आपका है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है, कौन सा, मेरियाना ट्रेंच है, जो आपका कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर की भी सबसे गहरी खाई तो यही हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, या फिर कहाँ होती है, ठीक है। मौसमी घटना जो है ये कहाँ होती है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पराबैंगनी किरणों से रक्षा किसके द्वारा होता है, पराबैंगनी किरण से रक्षा कौन सी परत के द्वारा होता है, ठीक है, पराबैंगनी किरण से रक्षा, पराबैंगनी किरण से हमारी पृथ्वी की रक्षा कौन सी परत करती है, ओजोन परत करती है। कौन सी, ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। रेडियो तरंग को वापस कौन भेजता है, रेडियो तरंग को वापस कौन भेजता है, रेडियो तरंग को वापस कौन भेजता है, आयन मंडल, ठीक है, कौन भेजता है, आयन मंडल ही भेजता है, ठीक है, रेडियो तरंग को वापस आयन मंडल ही भेजता है। मौसमी घटना किसमें होती है, मौसमी घटना क्षोभ मंडल में होती है। मौसमी घटना किसमें होती है, मौसमी घटना किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। वायुयान किसमें उड़ते हैं, वायुयान आपका किसमें उड़ता है, वायुयान के लिए आदर्श दशा किसमें पाई जाती है, तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। किसमें, समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकांश मौसमी घटना कहाँ पे, क्षोभ मंडल में। कहाँ पे, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अधिकांश मौसमी घटना क्षोभ मंडल में होती है। 82 का आंसर क्या हो गया, बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, हवाई जहाज प्रायः कहाँ उड़ते हैं, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। अब ये आप बता सकते हैं हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, अभी तुरंत बताएं। हवाई जहाज के लिए जो आदर्श दशा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे, समताप मंडल में पाई जाती है। तो 83 का आंसर क्या हो गया आपका, बी सही आंसर हो गया। 83 का बी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कौन सी वायुमंडलीय परत पराबैंगनी विकिरण की बृहत मात्रा के वेधन को रोकती है, ठीक है, ये भी बता चुके हैं। पराबैंगनी किरण की बृहत मात्रा के वेधन को कौन सा रोकता है, आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल या कौन सा, तो ये कौन सा रोकता है, ओजोन मंडल आपका रोकता है। कौन सा, ओजोन मंडल रोकता है। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओजोन मंडल आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेडियो तरंग को वापस कौन भेज देता है, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल वापस भेज देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 84 का बी सही आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, किसका उपयोग किया जाता है।
ये बताना है, ठीक है। लैक्टोमीटर की बात करें तो इससे क्या मापा जाता है, इससे क्या मापा जाता है, दूध मापी यंत्र को लैक्टोमीटर कहते हैं, ठीक है। दूध मापी यंत्र को मापने वाले को लैक्टोमीटर कहते हैं। ब्यूरोमीटर किसको कहते हैं, जिससे मक्खन की माप की जाती है उसे ब्यूरोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर किसे कहते हैं, जिसे तापमान की माप की जाती है, ठीक है, तापमान की माप की जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे थर्मोमीटर बोला जाता है, ठीक है। तापमान मापी यंत्र को थर्मोमीटर बोला जाता है। और बैरोमीटर किसे कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। तो 85 का क्या हो गया, बी सही आंसर हो गया। 85 का बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी, ये आपको बताना है। यानी सबसे पहले विश्व में किस धातु का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है, ये आपको बताना है। तांबा, सोना, चांदी बताना है। कहाँ पे सोना की बात करें तो सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका कर्नाटक में होता है। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में आपका किया जाता है, ठीक है। तो सबसे प्रथम धातु कौन सी थी, तांबा थी, जिसका उपयोग किया गया था 86 का ए, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है, कौन सा उद्योग जो है वो कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है, ये बताना है, ठीक है। यानी कच्चे माल के बिना वो संभव नहीं होता है, बताना है। जहाज निर्माण, चीनी उद्योग, पेट्रोलियम परिष्करणशाला, एक से अधिक या कोई नहीं। तो कच्चे माल पर पूरी तरह जो आधारित उद्योग है वो है हमारा चीनी उद्योग। क्यों, क्योंकि चीनी बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है और वो क्या है, तो गन्ना से बनता है, ठीक है। गन्ना से चीनी बनाया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, पूरी तरह से किस पर आश्रित है, कच्चे माल पर ही आश्रित है। कौन, चीनी उद्योग आपका पूरी तरह से आपका गन्ना पर है आश्रित, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम परिष्करणशाला की बात करें, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है, इसकी सबसे पुरानी जो आपकी सबसे पुराना जो इसका ये है, ठीक है, भंडारण होता है जहाँ पे, वो आपका खुदाई करने वाला कहाँ पे है, तो वो असम में, ठीक है, असम में है। और असम में कौन कौन सा जगह है, असम में आपका डिगबोई, असम का डिगबोई इसके लिए फेमस है, असम का डिगबोई फेमस है। गुजरात में क्या है, गुजरात में खंबात की खाड़ी और अंकलेश्वर है, गुजरात में भी है, ठीक है। गुजरात में क्या है, तो गुजरात में खंबात की खाड़ी और अंकलेश्वर है, खंबात की खाड़ी है। और क्या है आपका, और क्या है जहां से उत्पादन किया जाता है, अंकलेश्वर स्थान है, ठीक है, अंकलेश्वर स्थान है। और सबसे पुराना आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, मुंबई हाई है, ठीक है, बम्बई हाई है, ठीक है, बम्बई हाई है। ये कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, 87 का बी सही आंसर हो गया। और कितनी परिष्करणशालाएं हैं, तो ये 24 परिष्करणशालाएं आपका वर्तमान में है। तो 87 का बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ये बताना है, ठीक है। पर्यावरण को जो प्रदूषित करने वाले कारक होते हैं उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या क्या है, परमाणु विस्फोटक को रोक के, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण प्रदूषण का जो कारक है कैसे इसको समाप्त किया जाएगा, ये आपको बताना है, कैसे रोका जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका परमाणु विस्फोटक को रोक के, ये भी सही है, विद्युत वाहन विनिर्मित करके सही है, गंदे पानी का उपचार करके, ये सारे के सारे आपके रीजन है पर्यावरण को प्रदूषित करने का। तो इसको रोक कर आपका सही किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, 88 का आपका डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 88 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है। दक्षिण एशिया की बात की जा रही है, सबसे घना बसा देश कौन सा है, मतलब जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा कहां पर है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, सबसे घना बसा, सबसे घना बसा का मतलब क्या है, जनसंख्या घनत्व, क्या है, जनसंख्या घनत्व, इसका अर्थ ही है आपका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है,
ये आपको बताना है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश का है, भारत का है, मालदीव का है, किसका है जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर भारत में बात करें जनसंख्या घनत्व की सर्वाधिक कहाँ पे है, भारत में सर्वाधिक कहाँ है, तो वो है बिहार में। कहाँ है? बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और दक्षिण एशिया की बात करें तो बांग्लादेश है। दक्षिण एशिया की बात करें तो कौन है? बांग्लादेश है। तो 89 का क्या हो जाएगा आपका? ए सही आंसर हो जाएगा। 89 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 90, क्वेश्चन नंबर 90। कर्क रेखा, कर्क रेखा की बात की जा रही है, कहां से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, ये बताना है। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है, तो ये गुजरती है 8 राज्य से। कितने राज्य से? 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन कौन 8 राज्य आपका कौन कौन है, ये आपको बताना है। गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उसके बाद झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कौन कौन है? सबसे पहले आपका गुजरात है। सबसे पहले आपका कौन सा? गुजरात है। ठीक है, गुजरात। उसके बाद आपका राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। उसके बाद क्या? उसके बाद मध्य प्रदेश है। उसके बाद मध्य प्रदेश है। मैप में आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका झारखंड। क्या है? झारखंड है। ठीक है, झारखंड है। फिर आपका पश्चिम बंगाल है। झारखंड के बाद कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके बाद फिर आपका त्रिपुरा और फिर क्या? मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है? गुजरात है, त्रिपुरा है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 का बी, कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध जो है ये रिहंद नदी पर है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर रिहंद बांध स्थित है। ठीक है, रिहंद नदी पर रिहंद बांध स्थित है। कहाँ पे है? तो ये है यूपी में। कहाँ पे? यूपी में बनाया गया है। ठीक है, ये यूपी में है। ठीक है, सतलज बांध कहाँ पे है आपका? सतलज बांध आपका कहाँ बनाया गया है? सतलज परियोजना, सतलज नदी परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो सतलज परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कौन सी? सतलज, सतलज परियोजना ये कहाँ है? तो सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, ये सतलज परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। दुर्गा बैराज परियोजना, दुर्गा बैराज परियोजना, ठीक है, दुर्गा बैराज परियोजना, दुर्गा बैराज परियोजना, ठीक है, दुर्गा बैराज परियोजना ये आपका कहाँ है और किस किस जगह पे है आपका? तो ये आपका दामोदर नदी में है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, दुर्गा बैराज परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। किस नदी पे? दामोदर नदी पर स्थित है, दामोदर नदी पर। ठीक है, उसके बाद आपका इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी, इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना कहाँ? पेरियार नदी। ठीक है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, ये कहाँ? पेरियार नदी कहाँ? केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा? नाथपा झाकड़ी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना। ठीक है, ये कहाँ पे? ये आपका सतलज नदी, कौन सा? सतलज नदी पर स्थित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में। और रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर कहाँ पे, यूपी में स्थित है। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है ये बताना है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये आपको बताना है। तो भारत में सबसे ज्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लगभग 40 से 45% के बीच, कहीं आपको 40, कहीं 43, कहीं 45 मिलेगा। ठीक है, तो कितना, लगभग 43% या 40% आपकी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को ही कांप मिट्टी भी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी को ही कांप मिट्टी भी बोलते हैं या कछारी मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, जलोढ़ को ही ये बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जलोढ़ मिट्टी ही, सर्वाधिक स्थान पे जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो जल द्वारा लाए गए निक्षेप से निर्माण होता है। जल द्वारा लाए गए निक्षेप से इसका निर्माण होता है, लाए गए निक्षेप से इसका निर्माण होता है। ठीक है, जल द्वारा लाए गए निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। कितने प्रकार का होता है, तो जलोढ़ मिट्टी आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, खादर और बांगर। कौन कौन, खादर और कौन सा, बांगर। ठीक है, खादर और बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बांगर बोला जाता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी का लाल रंग आपका लौह ऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोला, भारत का सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है, तो वो कौन सा है, हमारा कछारी मिट्टी ही है, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है। तो 92 का आंसर क्या हो गया आपका, बी सही आंसर हो गया। 92 का बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन यानी बंदरगाह, पूर्वी तट की बात की जा रही है, पूर्वी तट पर कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, भारत की ये रहा हमारा पूर्वी तट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा पत्तन स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए, पूर्वी तट पे कौन कौन सा बंदरगाह स्थित है ये आपको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, कांडला, हल्दिया, कोचीन, पारादीप और हल्दिया। तो इस पे आपका कौन कौन सा हो जाएगा, पारादीप हो जाएगा, हल्दिया हो जाएगा, कलकत्ता बंदरगाह। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह हो जाएगा, विशाखापत्तनम आपका बंदरगाह इसी पे हो जाएगा। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, तूतीकोरिन हो जाएगा, एन्नोर हो जाएगा। ठीक है, एन्नोर, कौन कौन, एन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापत्तनम हो गया आपका। पारादीप हो गया, पारादीप आपका कहाँ पे, ओडिशा में, पारादीप बंदरगाह हो गया। ठीक है, हल्दिया हो गया, कलकत्ता बंदरगाह हो गया। ठीक है, ये सब का सब कहाँ आपका, ये सब का सब बंदरगाह आपका पूर्वी तट का बंदरगाह है। कहाँ का, पूर्वी तट का ये सब बंदरगाह आपका है। ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह ये है। ठीक है, तो लिख लेंगे पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, ये सब आपका पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, फिर पश्चिमी तट पे आपका मार्मा गोवा है, जो आपका गोवा में पड़ता है, मार्मा गोवा बंदरगाह है। ठीक है, कांडला है, बधावन है, नावाशोवा है। ठीक है, ये सब बंदरगाह आपका कहाँ पे, ये सारा बंदरगाह आपका पश्चिमी तट पे स्थित है। कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, ठीक है, बधावन, ये सारा आपका कहाँ पे, पश्चिमी तट पे है। तो पूर्वी तट पे स्थित बंदरगाह की बात की जा रही है, तो कांडला आपका पश्चिमी तट पे है, कोचीन आपका पश्चिमी तट पे है, पारादीप और हल्दिया ये दोनों आपका कहाँ है, तो ये दोनों आपका है पूर्वी तट पे। पारादीप ओडिशा में जो पूर्वी तट का ही आपका हिस्सा है, और हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये भी आपका पूर्वी तट का ही है। तो 93 का आंसर क्या हो गया, सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना की बात की जा रही है, 2011 की जनगणना। ठीक है, जनगणना में अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्य में किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए यहाँ पे जो है दो चीजें निकल के सामने आती है। जब सबसे कम स्त्री साक्षरता दर की बात की जाए, ऐसे तो सभी मामलों में केरल सर्वाधिक साक्षर है,
ठीक है। सर्वाधिक साक्षर कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जो है वो है हमारा केरल, ठीक है। कितना साक्षर है? 94% वहां पे साक्षरता पाई जाती है। सब में स्त्री पुरुष सब में सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में, ओवरऑल भी सबसे ज्यादा साक्षर केरल ही है। सबसे कम जो है वो सब में बिहारी है, सबसे कम कौन है? बिहार ही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो गया कि ओवरऑल भी सबसे कम बिहारी है और आपका पुरुष में भी कम बिहारी है, लेकिन स्त्री में दो चीजें हो गई। स्त्री में दो चीजें हो गई। 2011 की जनगणना का जो आपका पहला रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में बात की गई थी कि राजस्थान जो है पहली रिपोर्ट के अनुसार पहला जो आंकड़ा था उसके अनुसार राजस्थान जो है, ठीक है, राजस्थान में स्त्री की साक्षरता दर सबसे कम है। स्त्री की साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। स्त्री की साक्षरता दर सबसे कम है, ऐसा पहला रिपोर्ट में कहा गया था। लेकिन अंतिम रिपोर्ट जो आया उसमें यही रिपोर्ट आया कि स्त्री की जो साक्षरता दर है, स्त्री की साक्षरता दर वो बिहार में ही सबसे कम है। यानी अब वर्तमान में, ठीक है, यानी ओवरऑल अंतिम रिपोर्ट को भी देखते हुए अभी वर्तमान में बिहार में स्त्री पुरुष और ओवरऑल आपका तीनों में कौन सा सबसे कम है? बिहार ही सबसे कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है ये आपको बताना है। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? 94 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार, ठीक है। कौन सा? बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार सही आंसर हो जाएगा। बिहार में कितना परसेंट साक्षरता है ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। बिहार में कितनी परसेंट साक्षरता है? 61.8% आपका साक्षरता बिहार में है, ठीक है। कितना? 61.8% है। पुरुष की साक्षरता दर यहाँ कितनी है? यहाँ पुरुष की साक्षरता दर कितनी है और आपकी महिला की साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। पुरुष की साक्षरता दर और महिला की साक्षरता दर कितनी है? महिला की कितनी है? तो 51.50 महिला की साक्षरता दर है और पुरुष की साक्षरता दर 71.2% है। 71.2% है और पुरुष की महिला की 51.5% है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है ये बताना है। भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो बताना है आपको कितना है। विश्व की दृष्टि से देखें तो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो 7वां स्थान आपका आता है, ठीक है। और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितना परसेंट लिया हुआ है? तो कितना परसेंट? 2.42% आपका लिया हुआ है। कितना? 2.42% आपका लिया हुआ है, ठीक है। कितना परसेंट? 2.42% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। और पूरा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पूरा का पूरा भारत का क्षेत्रफल है। तो 95 का आंसर क्या हो गया? बी सही आंसर हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। कैसे? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ठीक है। रूस है पहले, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका, फिर आपका ब्राजील है और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है और भारत है और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है, ठीक है। रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और फिर आपका, ठीक है, भारत है। रूस कौन कौन सा है? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, उसके बाद आपका ब्राजील है, उसके बाद क्या है? ब्राजील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका कौन सा है? भारत है। फिर कौन सा है? भारत है। और 8वें नंबर पे कौन सा है? अर्जेंटीना है। 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है, ठीक है। तो ये 7वें स्थान पे भारत हमारा आता है। क्षेत्रफल 32,87,263 है जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगर इसके उत्तरी अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश इसका कितना हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश इसका कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा। कौन सा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी
देशांतर ये हो जाएगा। इतना के बीच में हमारा भारत स्थित है, इतना 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 95 का बी सही आंसर हो गया, 93 का बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है 95 का बी है। 96 गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का जो वन है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी इसे कहा जाता है। क्या है सबसे बड़ा डेल्टा, कौन सा है? तो ये है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी नामक जो पेड़ है वो ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा आपका है, तो किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, सुंदरवन के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, सुंदरवन की बात करें तो इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति कैसी है ये बताना है। सुंदरवन की बात करें तो इसकी आकृति कैसी है ये आपको बताना है। चापाकार डेल्टा का एग्जाम्पल है सुंदरवन, ठीक है। चापाकार डेल्टा का एग्जाम्पल है सुंदरवन जो है हमारा, ये आपका कौन सा? चापाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा का एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर हम पंजाकार डेल्टा की बात करें, किसकी? पंजाकार डेल्टा की बात करें तो पंजाकार डेल्टा कौन सा हो जाएगा आपका? पंजाकार डेल्टा ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मिसिसिपी नदी जो है, मिसिसिपी नदी ये आपका पंजाकार डेल्टा बनाती है, मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है, ठीक है। उसके बाद दंताकार डेल्टा की बात करें तो एल्ब्रो नदी जो है दंताकार डेल्टा, दंताकार डेल्टा ये आपका कौन? एल्ब्रो नदी, दंताकार डेल्टा एल्ब्रो नदी जो है वो बनाती है, एल्ब्रो नदी बनाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? ए सही आंसर हो गया, 96 का ए आपका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। चलिए 97 एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है ये बताना। ये चीजें पहले ही बता चुके हैं डिस्कशन में ही। एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है ये बताना है। गुजरात में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है? 97 का बताना है आपको, ठीक है, 97 का। चलिए एशिया का जो सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है वो असम के डिगबोई में है। कहाँ पे? असम के डिगबोई में स्थित है, असम के डिगबोई में स्थित है, ठीक है, असम के डिगबोई में है। और पेट्रोलियम तेल का उत्पादन बता चुके हैं, गुजरात के खंबात की खाड़ी और अंकलेश्वर में की जाती है, ठीक है, गुजरात के खंबात की खाड़ी और अंकलेश्वर में की जाती है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी सही आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम है, ठीक है, असम आपका सबसे पुराना है। 97 का बी सही आंसर हो जाएगा। असम में कौन सा? डिगबोई, असम में डिगबोई। और असम का ही एक जगह है मकान, ठीक है, असम का ही एक जगह है मकान, ठीक है। यहाँ पे कुआं की खोद की गई थी सबसे पहले असम के मकान में, ठीक है, असम के मकान में, असम के मकान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अभ्रक किस राज्य में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ये आपको बताना है। अभ्रक किस राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ये बताना है, ठीक है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का एक रानीगंज का खान है। कौन सा? रानीगंज का खान। ये किस लिए फेमस है? तो ये कोयला के लिए आपका फेमस है। रानीगंज का खान किस लिए? कोयला के लिए फेमस है, ठीक है। अगर कोयले की बात करें तो कोयला सबसे ज्यादा कहाँ? रानीगंज का खान किस लिए? कोयले के लिए, ठीक है, कोयले के लिए। और कोयला की बात करें तो कोयला आपका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे? तो सर्वाधिक उत्पादन में जो इसका स्थान है किस किसका है? सबसे पहले छत्तीसगढ़ का, सबसे पहले किसका? छत्तीसगढ़
गढ़ का है, उसके बाद किसका है, उड़ीसा का है, उसके बाद ओडिशा का है, और उसके बाद किसका है, झारखंड का, उसके बाद है झारखंड का। ठीक है, और अगर भंडारण की बात करें, कोयला के भंडारण की बात की जाए तो भंडारण में पहला स्थान किसका है, झारखंड का। भंडारण में पहला स्थान झारखंड का है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, मैग्नीज का किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका, मैग्नीज का किया जाता है। अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, आंध्र प्रदेश में अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन आंध्र प्रदेश में ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी ई ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 98 का ई सही हो जाएगा। ठीक है, ई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है ये बताना है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है ये बताना है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, यूपी में, एक से अधिक, या कोई नहीं। नंदा देवी चोटी की बात की जा रही है। नंदा देवी, उसके साथ आपका कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, ठीक है, और आपका बद्रीनाथ, और उसके बाद आपका केदारनाथ, ये सब का सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, कौन कौन हो गया, कौन कौन हो गया, नंदा देवी, कामेत, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल, बंदरपूछ, ठीक है, बंदरपूछ, उसके बाद आपका बद्रीनाथ, 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 ठीक है, केदारनाथ, ये सब का सब कहाँ पे आपका, ये सब का सब है उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी चोटी जो है ये किस हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का ही भाग है, कुमायूं हिमालय का ये भाग है। ठीक है, चलिए हो गया। कंचनजंगा कहाँ, सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में है आपका। ठीक है, पटकोई बुम कहाँ पे है, पटकोई बुम आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मिकिर है, ठीक है, मिकिर है, मिश्मी है, ये सब आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 99 का बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड बी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका, गुजरात में है। ठीक है, और शासन गिर अभ्यारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें क्या पाए जाते हैं, बंगाल के बाघ, एशियाई सिंह, एक सिंह का गेंडा, कोई नहीं, या एक से ज्यादा। अगर एक सिंह के गेंडे की बात करें तो ये आपका सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, एक सिंह वाला गेंडा काजीरंगा असम में। कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा असम में एक सिंह वाला गेंडा आपका पाया जाता है। ठीक है, अगर हम हेमिस जो लद्दाख में है, हेमिस जो आपका लद्दाख में है, वहां की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा आपका क्या पाया जाता है, हिम तेंदुआ। क्या पाया जाता है, हिम तेंदुआ। हेमिस आपका जो लद्दाख में है वहां पे सर्वाधिक क्या पाया जाता है, हिम तेंदुआ। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये आपका लद्दाख में है, ये आपका लद्दाख में है। यहाँ सर्वाधिक क्या पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, हिम तेंदुआ यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, एक सिंह वाला गेंडा काजीरंगा में पाया जाता है। ठीक है, दाचीग्राम, दाचीग्राम जो आपका कहाँ पे है, दाचीग्राम जो आपका जम्मू कश्मीर में है, वहां पे सबसे ज्यादा हुंगल या कश्मीरी मिर्ग पाया जाता है। ठीक है, दाचीग्राम, दाचीग्राम ये कहाँ पे आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा आपका हुंगल यानी कश्मीरी मिर्ग पाया जाता है। क्या, कश्मीरी मिर्ग इसमें ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो गुजरात का गिर जो है वो एशियाई सिंह के लिए फेमस है। तो 100 का क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, 100 का बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये बताना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये बताना है। अगर हम पेंच की बात करें, माधव की, कान्हा की बात करें, उसके बाद माधव की बात करें, ठीक है, फासिल जीवाश्म उद्यान की बात करें, तो ये सब कहाँ है आपका, ये सब मध्य प्रदेश में है। कौन कौन, मध्य प्रदेश में आपका कौन कौन है,
मध्य प्रदेश में आपका कौन कौन सा है? तो ये है आपका पेंच, ठीक है, पेंच। उसके बाद आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपका फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कहाँ पे है? ये सब का सब आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सब का सब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सिरोही कहाँ पे है? मणिपुर में। सिरोही कहाँ है? मणिपुर में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान आपका मणिपुर में स्थित है। सिरोही कहाँ? मणिपुर, ठीक है। चलिए, तो बांदीपुर कहाँ पे है? बांदीपुर हो गया, भद्रा हो गया, ठीक है, कुद्रेमुख हो गया, ये सब आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। तो 101 का क्या हो गया? सी सही आंसर आपका हो गया। 101 का सी सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, ठीक है, बांदीपुर, भद्रा, नागर हंसी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा? कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, ये सब आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 49वीं पैरेलल लाइन जो है किन दो देश के बीच में है, ये आपको बताना है। 49वीं समांतर रेखा किस दो देश के बीच में है, ये आपको बताना है। अगर हम 38वीं समांतर रेखा की बात करें, 38वीं समांतर रेखा, तो 38वीं समांतर रेखा जो है वो 38वीं समांतर रेखा ये कहां पर है? ये आपका जो कोरिया है, कोरिया को दो हिस्से में बांटता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बांटता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 17वीं देशांतर रेखा है, 17वीं देशांतर रेखा है, वो आपका वियतनाम को दो भागों में बांटता है। 17वीं देशांतर रेखा ये आपका वियतनाम को दो भागों में बांटता है। 17वीं देशांतर रेखा वियतनाम को दो भागों में बांटता है। उसके बाद आपका जो 24वीं है, 24वीं समांतर रेखा, वो भारत और पाकिस्तान को, 24वीं समांतर रेखा ये आपका भारत और पाकिस्तान को, 24वीं समांतर रेखा ये भारत और पाकिस्तान को। जीरो लाइन की बात करें तो जीरो लाइन कहाँ पे है? भारत और बांग्लादेश में। जीरो लाइन कहाँ है आपका? जीरो लाइन इंडिया और बांग्लादेश में है। भारत और बांग्लादेश में आपका जीरो लाइन स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? इंडिया और बांग्लादेश में आपका जीरो लाइन स्थित है। 49वीं समांतर रेखा कहाँ पर है? ये आपका अमेरिका और कनाडा में है। 49वीं समांतर रेखा कहाँ पे? अमेरिका और कनाडा में स्थित है। 102 का क्या हो गया? बी सही हो गया। इसके साथ ही 141वीं जो आपकी देशांतर रेखा है, इसके द्वारा भी 141वीं देशांतर रेखा के द्वारा ही, ठीक है, 141वीं देशांतर रेखा के द्वारा भी अमेरिका और कनाडा अलग होता है। 141वीं देशांतर रेखा के द्वारा, ठीक है। देशांतर रेखा पूछे 141वीं, समांतर रेखा पूछे 49वीं है, ठीक है। जीरो लाइन भारत बांग्लादेश है। भारत पाकिस्तान 24वीं समांतर रेखा है, ठीक है। ये आपका तो 102 का आंसर बी अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है, ठीक है, रुपया नहीं है वो बताना है। रुपया नहीं है वो बताना है। नेपाल का रुपया ही है। पाकिस्तान का रुपया है। म्यांमार का क्या है? म्यांमार का मुद्रा क्या है? तो म्यांमार का मुद्रा आपका क्यात है। म्यांमार का मुद्रा क्या है आपका? क्यात म्यांमार का मुद्रा है। क्यात क्या है? क्यात म्यांमार का मुद्रा है, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की जो मुद्रा है उसे अफगानी कहते हैं। अफगानिस्तान की जो मुद्रा है, अफगानिस्तान की जो मुद्रा है उसे क्या कहा जाता है? अफगानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफगानी कहा जाता है। चीन की जो मुद्रा है इसे क्या कहते हैं? इसे युआन कहते हैं। चीन की मुद्रा को युआन कहा जाता है। भूटान की मुद्रा को क्या कहते हैं? भूटान की मुद्रा को न्यूगल ट्रम कहा जाता है। भूटान की मुद्रा को न्यूगल ट्रम कहा जाता है, ठीक है। भूटान की मुद्रा को न्यूगल ट्रम कहा जाता है। थाईलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? बहत कहते हैं। थाईलैंड की मुद्रा को बहत कहते हैं। थाईलैंड की मुद्रा की बात की जाए तो थाईलैंड की मुद्रा कहला जाएगी बहत। थाईलैंड की मुद्रा बहत कहला जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 103 का सी सही आंसर हो जाएगा, म्यांमार, ठीक है। बाकी नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इस सब का क्या है? रुपया ही
होगा। ठीक है, 103 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? कॉलखेज कृषि का संबंध किस प्रकार की कृषि से है जिसका सैद्धांतिक आधार साम्यवादी कृषि प्रबंधन होता है? कौन सा है कॉलखेज कृषि? ये जो है, ये कॉलखेज कृषि जो है ये आपका कहाँ पे पाया जाता था? कॉलखेज कृषि जो है ये आपका रूस वाला इलाका जो है वहां पे आपका कॉलखेज कृषि देखने को मिलता था। ठीक है, चलिए कहाँ का हिस्सा है? सोवियत संघ रूस का। सोवियत संघ रूस में एक प्रकार की कृषि की जाती थी, वहीं ये देखने को मिलता था। ठीक है, सोवियत संघ में एक प्रकार की कृषि होती थी, उसे ही कॉलखेज कृषि कहा जाता था, जो सामूहिक कृषि होती थी। ठीक है, एक समूह बनाकर कृषि की जाती थी, सामूहिक कृषि होती थी। तो 104 का क्या हो गया आपका? सी सही आंसर हो गया 104 का सी। कॉलखेज कृषि जो है वो सामूहिक कृषि होती है जो सोवियत संघ रूस वाले इलाके में की जाती थी। 104 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपका जो कथन है वो आपका सही है ये आपको बताना है। चलिए क्या क्या है? भारत की स्थल सीमा की जो रेखा है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। बिल्कुल ही सही है। स्थल सीमा यानी ऊपर वाला जो आपका एरिया है वो पूरा कितना है? 15,200 किलोमीटर। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। समुद्री सीमा जो आपका ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है और ये पूर्वी घाट वाला एरिया है। ठीक है, फिर इधर अरब सागर में जो आपका लक्षद्वीप है और इधर जो अंडमान निकोबार है, ये सबको मिलाकर आपका कितना? सबको मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है। अगर सिर्फ मुख्य भूमि की बात करता, सिर्फ मुख्य भूमि की बात करता तो कितना होता? तो होता 6100। तो कितना होता? 6100 किलोमीटर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल की बात की गई है तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के उत्तर में, उत्तरी हिस्से में, उत्तर पश्चिम में यानी इस वाले हिस्से में और उत्तर पूर्वी सीमा तक, उत्तर पूर्वी सीमा तक मरुस्थल है नहीं, इतना नहीं फैला हुआ है। उत्तरी में नहीं है, उत्तर पूर्वी में नहीं है, कहाँ पे है? आपका पश्चिमी हिस्से में है, उत्तर पश्चिमी हिस्से में, राजस्थान वाला जो एरिया है वहां पे है। तो इसमें सही कौन कौन सा है? 1 और 2 आपका सही है। 3 स्टेटमेंट आपका, तीसरा जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल ही गलत है। तो 1 और 2 आपको किसमें दिख रहा है? 1 और 2 किसमें दिख रहा है? इसमें 105 में दिख रहा है। 105 का क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का 105 का ए हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, स्थल सीमा की लंबाई 15,200 है, टोटल की लंबाई 7516.6 है। मुख्य भूमि का रहता तो 61 होता। ठीक है, और सिर्फ अगर इसका रहता तो हम माइनस कर देते 7516 में, 7516.6 में 6100 को माइनस करके निकाल देते। उसके बाद मरुस्थल की बात की गई है, बोला जा रहा है उत्तर में भी है, उत्तर पश्चिम में भी है और उत्तर पूर्वी सीमा में भी है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, तो केवल 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी के मिलने के क्रम के अनुसार, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो जाती है उसका क्रम क्या है? ठीक है, गंगा की सहायक नदी सबसे पहले ये देखना है और उसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम आपको बताना है। तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, 106 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता देंगे। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ का क्रम कहा है तो पूर्व से चलें तो पूर्व में आपका कौन सा हो जाएगा? पूर्व में सबसे पहले आपका हो जाएगा महानंदा। कौन सा? महानंदा हो जाएगा। उसके बाद आपका कोशी है। महानंदा के बाद क्या है? पहले महानंदा है, फिर आपका क्या है? फिर आपका कोशी है, उसके बाद गंडक आती है, उसके बाद फिर गंडक आती है और फिर लास्ट में इस साइड आपकी घाघरा आती है। ठीक है, घाघरा आती है। तो इसका 106 का क्या हो जाएगा? सबसे पहले महानंदा है, दूसरे स्थान पे आपका कोशी है, यानी पहले पे महानंदा, दूसरे पे कोशी है। 1 4 इसमें है, 1 और 4 इसमें दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? 106 का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर बहती है? 12 जिले से होकर बहती है। ठीक है, कितने जिले से? 12 जिले से होकर बिहार में बहती है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को अलग करती है कौन सी? गंगा नदी अलग करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ये आपको बताना है।
सबसे प्रमुख कारण क्या है? निम्न वायुदाब की द्रोणी का उत्तर की ओर स्थित होना, सूर्य की दक्षिणायन स्थिति, पछुआ पवन का मैदान में प्रवेश, एक से अधिक या कोई नहीं। 107 का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। 107 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो आपका मुख्य कारण है भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने का जो मुख्य कारण है ये है सूर्य का दक्षिणायन स्थिति, ठीक है। सूर्य का दक्षिणायन स्थिति 107 का क्या हो गया आपका? बी सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, भू संसाधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लगभग 43% भू क्षेत्र मैदानी भाग में आता है। भारत के पूरे क्षेत्र का 10% भाग पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है और कुल क्षेत्रफल का 30% भाग पठारी है। ये कैसे कैसे होगा? ये आपको बताना है। मैदान की बात करें तो मैदान आपका 43% है। पठार की बात करें तो पठार जो है वो 27.7% है। पठारी क्षेत्र कितना है? ये आपका 27.7% है। कितना है? 27.7% आपका पठारी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र 43% है। और अगर हम पर्वत की बात करें यानी पहाड़ की बात करें, ठीक है, तो वो कितना है? 29.3% है। कितना है? 29.3% आपका पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ आपका है, ठीक है। 29.3% आपका क्या है? पर्वत है, ठीक है। मैदान कितना है? मैदान आपका 43% है। 43% मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र आपका है, ठीक है। उसके बाद आपका पठारी क्षेत्र कितना है? 27.7% आपका पठारी क्षेत्र है, ठीक है। पठारी क्षेत्र 27.7% है। अगर हम पर्वत को भी बांटे तो ये भी दो भागों में बढ़ सकता है, एक छोटे पर्वत और एक आपकी पहाड़ी, ठीक है। एक छोटे पर्वत एक आपकी पहाड़ी हो सकती है। तो एक आपका 18.6 हो जाएगा, दूसरा आपका 10.7 हो जाएगा, ठीक है। 18.6 और 10.7 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 18.6 जो है वो आपका पहाड़ है और 10.7 क्या है? आपका पर्वत है, ठीक है। ये क्या है? ये छोटे छोटे पर्वतें हैं और ये क्या है आपका? ये आपका पहाड़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? 43% जो भाग है वो मैदानी क्षेत्र है, 43% जो हिस्सा है वो मैदानी भाग है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। पूरे क्षेत्र का 10% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, नहीं, पर्वतीय क्षेत्र 10% नहीं है। कितना है? 29.3% आपका पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये आंसर, ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% पठारी क्षेत्र है, नहीं, 27.7% है। तो क्या हो जाएगा आपका? तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक सही है, यानी केवल एक आपका सही है। 108 का क्या हो गया? ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, आप इस डाटा को याद रखेंगे, ठीक है। मैदानी भाग कितना है? मैदानी भाग 43% है। पठारी भाग आपका 27.7 है। पर्वत आपका 29.3 है। पर्वत डायरेक्ट 29.3 अगर पूछ दिया तो, ठीक है। और अगर उसको दो भागों में बांटना हो तो पहाड़ और पर्वत आपका 18.6 और 10.7 आपका होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? चूना पत्थर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चूना पत्थर अधिकांशतः आग्नेय प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, क्या ये सही है? सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है, क्या ये सही है? इसमें तो एक स्टेटमेंट आप पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन के थ्रू ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 102 का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। चूना पत्थर जो है ये आग्नेय प्रकार की चट्टान में नहीं पाया जाता है, ये आपका अवसादी चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। आग्नेय में नहीं पाया जाता है, किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान का हिस्सा है। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? पहला गलत हो गया। दूसरा सही है कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का यूज किया जाता है, दूसरा सही है। तो केवल और केवल क्या सही है? केवल और केवल 2 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 109 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक कौन सा गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, एक से अधिक या कोई नहीं? अगर हम वायुमंडल में बात करें
तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना परसेंट पर, तो 78% पे आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो 21% पे पाया जाता है। बाकी का जो आपका 1% बचता है उसमें अन्य गैस पाया जाता है, जिसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन है आर्गन, आर्गन जो है वो 0.93% आपका पाया जाता है। ठीक है, आर्गन कितना 0.93% पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। और फिर आपका नाइट्रोजन कितना, तो 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। 78 नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन, 0.93 आपका आर्गन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रमुख घटक क्या है, नाइट्रोजन है, यानी बी सही ऑप्शन आपका है। बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा आज का जो सैटरडे को टेस्ट होता है आपका, उसका जो डिस्कशन था उसका आज ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें 40 क्वेश्चन होता है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो चलिए अब अगले टेस्ट में मिलते हैं फिर इसके 40 क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।